अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, ये वीडियो जो है ये मैं वहीं से कंटिन्यू करती हूँ जहाँ मैंने लास्ट आपको स्टॉप किया था, क्योंकि बेसिकली वो वीडियो जो थी थोड़ी सी लेंदी हो गई थी, तो आई हैव डिवाइडेड इट इनटू टू वीडियोस नाउ। यहाँ से हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ यूरिया साइकिल इन अमाइनो एसिड ब्रेकडाउन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अगर इफ यू रिमेम्बर हमने ये डिस्कस कर लिया था कि एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन जो है वो हमारी बॉडी में से किस तरह से होती है, और हमने ये देखा था कि बेसिकली थ्री या बेसिकली फोर टाइप ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं जो कि एक्सक्रीट आउट होते हैं बॉडी से, लाइक अमोनिया, अमोनियम आयन और यूरिया एंड यूरिक एसिड। यूरिक एसिड हमने देखा था कि बर्ड्स एक्सक्रीट आउट करती हैं अलोंग विद वाटर, बिकॉज यूरिक एसिड जो है वो वाटर इनसॉल्युबल है। तो जब बर्ड्स एक्सक्रीशन करती हैं तो यूरिक एसिड प्लस वाटर को एक्सक्रीट आउट करती हैं, और वाटर भी जब वो एक्सक्रीट करेंगी बॉडी से तो क्या होता है, उनका वेट कम हो जाता है बर्ड्स का, और दे कैन इजीली फ्लाई। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है लास्ट हमने यहाँ पे स्टॉप किया था कि since the bird they do not carry, they do not have to carry the excess weight of water which could hamper flight to rid themselves of waste product, तो वो क्या करती हैं कि यूरिक एसिड प्लस वाटर को एक्सक्रीट आउट कर देती हैं। Now we will see that what is the role of the urea cycle in amino acid breakdown. So basically अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड में यूरिया साइकिल किस तरह से इन्वॉल्व होती है, और यूरिया किस तरह से हमें मिलता है एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। यानी एक यूरिया यूजलेस प्रोडक्ट है और जो कि एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारी बॉडी में से, बट हाउ दिस यूरिया इज फॉर्म्ड इन आवर बॉडी, दिस इज व्हाट वी गोना see in this topic or in this cycle which you can see here. Now let's try to understand what is written in these passages. Now a central pathway in nitrogen metabolism is the urea cycle, which is shown in this figure. The nitrogen that enters the urea cycle comes from several sources. Now अब देखिए जो यूरिया साइकिल है इसमें जो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स हैं, they can enter into this cycle from various sources. बहुत सारी sources हैं आपकी बॉडी के अंदर, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे मौजूद हैं, तो वहां से these molecules can enter into this urea cycle. Now, one of the nitrogens of urea is added in the mitochondria, and its immediate precursor is glutamate, which releases ammonia via glutamate dehydrogenase. Now, इसी तरह वो कह रहे हैं कि जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं उनमें से one of the nitrogens of urea is added in the mitochondria, and its immediate precursor, यानी कि किस कंपाउंड से वो प्रिकर्सर हमें मिल रहा है, यानी उसका प्रिकर्सर कंपाउंड क्या है या उसका पेरेंट कंपाउंड कौन सा है जहां से हमें नाइट्रोजन ऑफ यूरिया मिल रहे हैं, is glutamate. Now this is the precursor compound for giving you nitrogens of urea. Now glutamate के बारे में हम लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं कि हाउ नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूटामेट. Now this glutamate, what does this do? It releases ammonia via glutamate dehydrogenase. Now which enzyme is involved for the release of ammonia from glutamate dehydrogenase. However, the ammonia nitrogen of glutamate have ultimately come from many sources as a result of transamination reaction. Now, the ammonia nitrogens of glutamate have ultimately come from many sources as a result of transamination. Now, transamination reactions we have discussed in detail. इसका mechanism भी हम बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि transamination किस तरह से हो रही होती है. तो ammonia nitrogens ऑफ ग्लूटामेट किस तरह से हमें मिलते हैं, जो डिफरेंट ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी आर गेटिंग द अमोनिया नाइट्रोजन्स ऑफ ग्लूटामेट. Now mitochondrial glutamase also provides free ammonia that can enter the cycle. Now mitochondrial glutamase जो हमारे एक another enzyme मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, it also provides you free ammonia that can enter into this cycle. The cycle which they are discussing is this one, okay, this which is also called as urea cycle. Now a condensation reaction between ammonium ion and carbon dioxide
produces carbamoyl phosphate in a reaction that requires the hydrolysis of 2 molecules of ATP for each molecule of carbamoyl phosphate. Now देखिए, जो फर्स्ट स्टेप है आपका यूरिया साइकिल का, आप इसको फर्स्ट स्टेप भी कह सकते हैं, और आप इसको फर्स्ट स्टेप, अगर अकॉर्डिंग टू योर बुक ये जो है फर्स्ट स्टेप, इसको इन्होंने इसलिए कंसिडर नहीं किया है क्योंकि ये वाला जो स्टेप है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, और इसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया दोनों कंबाइन करके एक कार्बोमोइल फॉस्फेट जो है वो जनरेट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, but according to your book this is not the first step because this is taking place in the mitochondria। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये स्टेप हो रहा है, और कार्बोमोइल फॉस्फेट जो है वो हमें यहाँ पे जनरेट हो रहा है by the reaction between कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनियम आयन। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ये प्रोसेस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया का, बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये कंडेंसेशन प्रोसेस है, और इसके अंदर एटीपी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, नाउ अभी अकॉर्डिंग टू बुक हम अगर देखेंगे तो दिस इज नॉट द फर्स्ट स्टेप। बस आप इसको इस तरह से याद रखिए कि यूरिया साइकिल की के अंदर एंटर होने के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो स्टेप हो रहा है, या जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमोइल फॉस्फेट। नाउ अब हम देखते हैं कि कार्बोमोइल फॉस्फेट जो है वो यूरिया साइकिल के अंदर किस तरह से एंटर होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द बुक दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर यूरिया cycle. Now, carbamoyl phosphate react with ornithine. Now, this is the first amino acid which is we are discussing in this urea cycle. ठीक है, अभी तक हमने अमाइनो एसिड नहीं देखा था। सबसे पहले स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम आयन कंबाइन हुए हैं। नाउ जो कार्बोमोइल फॉस्फेट जनरेट हुआ है, और अगर आपको याद हो तो ये कार्बोमोइल फॉस्फेट हम पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं, बायोसिंथेसिस जब हमने लिपिड्स की थी उसमें भी कार्बोमोइल फॉस्फेट जो है वो इन्वॉल्व हुआ था, इफ यू रिमेम्बर। Now this carbomoyl phosphate react with ornithine. Now this is the first step, और as a result of that ये देखिए यहाँ पे carbomoyl phosphate is reacting with ornithine, and as a result of that हमें क्या मिल रहा है, citrulline। ठीक है, now this is another these two are actually the amino acids. One amino acid is reacting with carbomoyl phosphate, and as a result of that you are getting another amino acid which is citrulline। अगर आप citrulline का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें आप काउंट कीजिए how many nitrogens are present. Now let's see here 1 2 and 3, so basically it's a three नाइट्रोजन इसके अंदर इस स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हैं। तो बेसिकली सिट्रोलिन जो है वो 3 नाइट्रोजन कंपाउंड है। Now citrulline is then transported to the cytosol. Now first step में क्या हो गया है, कार्बोमोइल और ornithine ने रिएक्शन किया, and then as the result of that citrulline is generated or formed, and then this citrulline is entered into the cytosol of the cell through a citrulline transporter. Here you can see there is a citrulline transporter, and then you can say that this is the second step of your urea cycle. अच्छा देखिए, जो स्टेप 2 है उसकी डिटेल्स जो है आपको इस टेक्स्ट में नहीं दी गई हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे ये जो आपकी फिगर 23.18 है इसमें अगर आप पढ़ें तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि सिट्रुलिन जो है जो साइटोसोल में एंटर होता है उसके बाद उसके साथ क्या हो रहा है। नाउ द सिट्रुलिन group is then activated by reaction with ATP to give a citrulyl AMP intermediate. Now this is called as 2A reaction. यहाँ पे ये एक intermediate form करता है which is called as citrulyl AMP intermediate। ठीक है, इसको T2A उन्होंने कहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है नेक्स्ट रिएक्शन में। Now AMP is then displaced by aspartate, which is linked to the carbon framework of citrulline via its amino group. Now यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म हुआ है, और उसके बाद इस इंटरमीडिएट ने रिएक्ट किया है एस्पार्टेट से, और एस्पार्टेट से रिएक्शन के बाद आपको ये वाला कंपाउंड मिल रहा है विच इज
argininosuccinate. ठीक है, argininosuccinate. Now according to this text, this is the reaction number 2. तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली स्टेप नंबर 2 को इस तरह से इंडिकेट किया है टेक्स्ट के अंदर, लेकिन अगर आप डिटेल पढ़ें तो बेसिकली ये 2A एंड 2B रिएक्शन, यानी एक पहले इंटरमीडिएट बन रहा है, सिट्रुलिन जो है वो एक इंटरमीडिएट बनाएगा, एंड देन दैट इंटरमीडिएट विल रिएक्ट विद एस्पार्टेट एंड देन विल गेट argininosuccinate which is according to the text step number 2 है. ठीक है. नाउ अगर अब आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो सिट्रुलिन हमारे पास कितने, उसमें कितने नाइट्रोजन्स मौजूद थे, 3 नाइट्रोजन्स मौजूद थे. नाउ आर्गिनिनोसक्साइनेट को अगर आप देखें तो इसके अंदर चेक कीजिए कि कितने नाइट्रोजन्स हो गए हैं. 1 2 3 4 नाइट्रोजन्स हो गए, यानी कि एक नाइट्रोजन इसके अंदर और ऐड हो गया है इस स्ट्रक्चर में. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द थर्ड स्टेप. The amino group of the aspartate is the source of the second nitrogen in the urea that will be formed in this series of reaction. Arginosuccinate is split to produce arginine and fumarate. Now देखिए अब यहाँ पे यही हुआ है. देखिए अगर आप यहाँ से चेक करें तो citrulline was a 3 नाइट्रोजन कंपाउंड एंड देन एक जो एडिशनल नाइट्रोजन इसके अंदर ऐड हो रहा है इस साइकिल में, वो कहाँ से आ रहा है, बेसिकली एस्पार्टेट से. एस्पार्टेट इज गिविंग वन मोर नाइट्रोजन टू दिस स्ट्रक्चर टू सिट्रुलिन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमें क्या मिल गया है, अब 4 नाइट्रोजन कंपाउंड मिला है विच इज argininosuccinate. अब argininosuccinate के साथ क्या हो रहा है, इट इज further going into the reaction and as a result of that हमें 2 कंपाउंड्स इसमें से मिलते हैं. एक तो फ्यूमरेट है. फ्यूमरेट जो है वो साइकिल यूरिया साइकिल के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, यानी फ्यूमरेट इसमें से रिलीज आउट हो जाएगा साइकिल में से, और जो अमाइनो एसिड यूरिया साइकिल के अंदर इन्वॉल्व रहता है दैट इज arginine. This is what written here. आप यहाँ पे इसको दोबारा से पढ़ के देखिए. The amino group of the aspartate is the source of second nitrogen in the urea that will be formed in this series. So you should be aware of this कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि second नाइट्रोजन की जो सोर्स है यूरिया साइकिल में वो क्या है, तो you should know that it is aspartate. ठीक है. अच्छा, और आर्गिनिनोसक्साइनेट क्या कर रहा है, वो 2 में स्प्लिट हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट हो जाता है. एक तो आर्गिनिन है और एक है फ्यूमरेट. नाउ दिस इज स्टेप नंबर 3 where this argininosuccinate is splitting into 2 molecules. One is fumarate and other is arginine. And now arginine will like carry forward, like ये cycle के अंदर जो है वो enter होगा. And now what will happen with the arginine? Let's see. Now finally arginine is hydrolyzed to give urea and to regenerate ornithine. Now क्या हो रहा है कि arginine जो है वो hydrolyzed हो जाएगी. यहाँ पे arginine ये जो compound बना है it will be hydrolyzed to give you urea and ornithine is regenerated. यानी इसमें से यूरिया निकल जाएगा आपका यहाँ पे एज अ वेस्ट मटेरियल, और ऑर्निथीन जो है वो रीजनरेट हो रही है. और ऑर्निथीन जो है वो अगेन आपको पता है यहाँ पे ये साइकिल में, क्योंकि कार्बोमोइल फॉस्फेट से आपको याद होगा स्टेप नंबर 1 में उसने रिएक्ट किया था, एंड देन दिस साइकिल विल कंटिन्यू. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यूरिया विल गेट एक्यूमुलेटेड, और यहाँ से यूरिया जो है फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है हमारी किडनीज में, जहाँ से फिर ये जाके एक्सक्रीट आउट हो जाता है. Okay, so finally arginine is hydrolyzed to give urea and to regenerate ornithine, which is transported back to the mitochondria, which is step number 4. Clear? Now, the biosynthesis of arginine from ornithine is discussed on the biochemistry interactive website. एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके इसको दोबारा से अगर पढ़ना चाहें तो you can go through that website also. Another way of looking at the urea cycle is to consider arginine as the immediate precursor of urea and to see it as producing ornithine in the process. According to this point of view, the rest of the cycle is regeneration of regeneration of arginine from ornithine.
ओके नाउ, अच्छा अब इस साइकिल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, और आई थिंक 2-3 दफा ये क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट ईयर्स में, विच सेज दैट हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स participates directly in the urea cycle, write their names and structure. Now देखिए, it is very important कि आप इस साइकिल को बहुत थरली पढ़ें, और इसके अंदर जितने भी अमाइनो एसिड हैं, आपको अब ये आपको पता है कि जो अमाइनो एसिड्स हैं वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं विच एंड अप विद INE। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स जो हैं वो किस तरह से एंड होते हैं, उनके लास्ट में क्या आ रहा होता है, जैसे ऑर्निथीन है, आर्गिनीन है, सिट्रुलिन है। तो इनके नेम आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि दीज आर अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड्स का बेसिक फॉर्मूला भी आपको पता है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया था कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। उनके अंदर एक कायरल कार्बन होता है, और अमोनिया ग्रुप लगा होता है, कार्बोक्सिल एंड होता है उनके अंदर। इफ यू रिमेंबर, वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स एज वेल एंड देयर नेमिंग ऑल्सो, कि किस तरह से उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये अमाइनो एसिड्स हैं। तो अब इस साइकिल में आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन कौन से जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें अमाइनो एसिड्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स आपको बहुत अच्छी तरह याद होने चाहिए। और आई थिंक दिस साइकिल इज दिस यूरिया साइकिल इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छी तरह से आप लोग लर्न कर लीजिए, इन स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छी तरह लर्न कर लीजिए, जो एंजाइम्स इनमें यूज हो रहे हैं उनको बहुत अच्छी तरह याद कर लीजिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, like cycle, urea cycle is very important from exam point of view, and as well as like आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह से आपकी बॉडी जो है वो एक्सक्रीट आउट करती है हार्मफुल नाइट्रोजन को बाय कन्वर्टिंग इट इनटू यूरिया। लाइक यूरिया इज लेस, कहना चाहिए कि लेस वो है, हार्मफुल है एज कंपेयर टू फ्री नाइट्रोजन या अमोनिया। अगर अमोनिया आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो दैट विल बी सो मच टॉक्सिक फॉर योर बॉडी। तो इसी वजह से जो नाइट्रोजन अमोनिया है वो कन्वर्ट होता है यूरिया के अंदर, विच इज कंपैरेटिवली लेस हार्मफुल फॉर योर बॉडी, और फिर यूरिया ट्रांसपोर्ट होता है किडनी में, किडनी से वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नाउ अभी जिस तरह हमने ये यूरिया साइकिल को डिस्कस किया है, इसमें अब आप एक चीज देखिए कि किस तरह से ये यूरिया साइकिल आपकी जो है ये सिट्रिक एसिड साइकिल से भी कनेक्ट हो जाती है। और वो किस तरह से होती है, अगर आप ये जो थर्ड स्टेप है इसको अगर आप चेक करें, जहाँ पे ऑर्गेनाइनो सक्साइनेट जो है वो दो मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट हो रहा था, फ्यूमरेट और आर्गिनीन, एंड देन आर्गिनीन वाज गोइंग इनटू द यूरिया साइकिल, व्हाइल द फ्यूमरेट जो है इसका फेट या इसकी डेस्टिनी क्या होगी, ये आपकी जो है ये सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर जो है ये रिलेट हो जाता है, के अंदर एंटर हो जाता है ये। और ये किस तरह से हो जाता है इसको हम अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आई होप के यूरिया साइकिल इज वेरी क्लियर टू यू। आई हैव टोल्ड यू कि इसके अंदर कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, किस तरह से आपने इसको गो थ्रू करना है, एंड यू मस्ट, ये मस्ट है कि आप ये सारे स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं इसके अंदर अमाइनो एसिड के, यू मस्ट गो थ्रू देम, आपको थरली लर्न करने हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स। ओके ओके नाउ कम टू दिस पॉइंट वेयर आपको ये पता चलेगा कि ये फ्यूमरेट जो है ये किस तरह से जो है आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर एंटर होता है। नाउ the synthesis of fumarate is a link between the urea cycle and the citric acid cycle. Now अगर आपके एग्जाम में वो ये आपसे पूछते हैं कि जो यूरिया साइकिल है वो सिट्रिक एसिड साइकिल के साथ किस तरह से लिंक है, तो यू शुड बी अवेयर कि किस तरह से वो लिंक्ड है, क्योंकि जनरेशन ऑफ फ्यूमरेट हो रहा है इसके अंदर, तो फ्यूमरेट विल एंटर इनटू द citric acid cycle. So this is I mean important questions अगर आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अपने एग्जाम्स को। Now, fumarate is of course an intermediate of the citric acid cycle. Now, if you go back and recall कि what happens in the citric acid cycle, so you will come to know कि उसमें जो citric acid cycle है उसमें fumarate जो होता है वो इन्वॉल्व होता है उस साइकिल के अंदर। अभी हम इसको देख भी लेते हैं कि किस तरह से इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट स्लाइड में ये यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ। अभी फर्स्ट गो थ्रू these passages and then we will also go through this the next slide. Okay, now, and it can be converted to oxaloacetate. Now the citric जो fumarate है वो citric acid cycle के अंदर enter होके किसमें convert हो जाता है, oxaloacetate
oxaloacetate में. Now a transamination reaction can convert oxaloacetate to aspartate, providing another link between the two cycles. Now जो oxaloacetate आपको याद होगा ये भी citric acid में citric acid cycle के अंदर generate होता है, और ये oxaloacetate क्या करेगा, ट्रांसमाइनेशन का रिएक्शन करेगा किसके साथ, एस्पार्टेट के साथ. एंड इस तरह से भी ये साइकिल जो यूरिया साइकिल है ये लिंक्ड अप है सिट्रिक एसिड साइकिल के साथ. Now, in fact, both pathways were discovered by the same person, hence Crab. Now, 4 in high energy phosphate bonds are required because of the production of pyrophosphate in the conversion of aspartate to argininosuccinate. Okay, now in humans, urea synthesis is used to excrete excess nitrogen, such as would be found after consuming a high protein meal. Now, हमारी बॉडी के अंदर जब भी हम हाई प्रोटीन मील लेते हैं, लाइक प्रोटीन मील्स कौन से हो सकते हैं, हाई प्रोटीन कौन से होते हैं, जैसे कि अगर आप इफ यू आर ईटिंग बीफ और मटन, तो ये जो फूड्स हैं दे आर क्वाइट हाई इन प्रोटीन. और पल्सेस भी, कुछ पल्सेस भी हाई प्रोटीन मील में आती हैं. तो जब वो आप अपनी बॉडी में लेते हैं तो उसके एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होता है कि एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर जो है वो जनरेट हो जाता है. नाउ अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन है दैट कैन इजीली मेक अमोनिया इन योर बॉडी विच विल बी वेरी टॉक्सिक. इसीलिए उस टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए जो नाइट्रोजन है आपकी बॉडी का वो कन्वर्ट होता है यूरिया में, और फिर यूरिया जो है वो आपकी बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाता है. Now, this pathway is confined to the liver. Note that arginine, the immediate precursor to urea, is the most nitrogen-rich amino acid, but the source of the nitrogen in the arginine varies. The major control point is the mitochondrial enzyme carbamoyl phosphate synthase 1, CPS1, and I mean this is the abbreviation of carbamoyl phosphate synthase 1. And the formation of carbamoyl phosphate is the committed step in the urea cycle. Now, CPS1 is allosterically activated by N-acetyl glutamate. Now, N-acetyl glutamate is formed by a reaction between glutamate and acetyl-CoA, which is catalyzed by N-acetyl glutamate synthase. This enzyme is activated by increased concentrations of arginine. Thus, when amino acid catabolism is high, large amount of glutamate are present from degradation of glutamine, from synthesis via glutamate dehydrogenase, and from transamination reaction. Increased glutamate level lead to increased level of N-acetyl glutamate, followed by increasing the activity of urea cycle. Now, in addition, anytime arginine builds up, either because of protein catabolism or because ornithine is building up, because of low level of CPS1 activity, the arginine stimulates synthesis of N-acetyl glutamate and therefore increases the CPS1 activity. Now they are discussing like जैसे कि उन्होंने पहले बताया कि अगर आपकी बॉडी में नाइट्रोजन आप हाई प्रोटीन मील ले लेते हैं और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट नाइट्रोजन की क्वांटिटी आपकी बॉडी में बढ़ रही है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फिर क्या एक्टिविटीज जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाएंगी. ठीक है, तो ये आपने बेसिकली एक एडिशनल स्टेप है, इसमें जो चीज याद रखने वाली है आपके लिए वो ये है कि द मेजर कंट्रोल पॉइंट इज द माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम दैट इज कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेस 1, CPS1. क्योंकि देखिए अगर इस साइकिल के अंदर ये सारी साइकिल में आपके पास अमाइनो एसिड भी मौजूद है, एवरीथिंग इज देयर, बट ये वाला स्टेप नहीं होता जहाँ पे कि आपका कार्बोमोइल कंपाउंड जो है, कार्बोमोइल फॉस्फेट जो है वो जनरेट हो रहा है, तो आप का जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं वो दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू यूरिया. सो दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयरफॉर दिस कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेज 1 जो है CPS1, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, बिकॉज अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए
तो आपका ये रिएक्शन जो है ये प्रोसीड नहीं होगा, फिर आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, विच विल डेफिनेटली डैमेज योर बॉडी। तो इसीलिए द इम्पोर्टेंस ऑफ carbamoyl phosphate synthase and the formation of carbamoyl phosphate in the mitochondria is the most important step in the urea cycle. ठीक। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ दिस यूरिया इज टेकिंग प्लेस इन द लिवर। ये पूरा जो यूरिया साइकिल है ये आपने याद रखना है कि ये कहाँ हो रही है, ये आपकी लिवर के अंदर होती है। और फिर लिवर से जब यूरिया फॉर्म हो जाता है तो फिर थ्रू ब्लड स्ट्रीम इट गोज इनटू द किडनी, और फिर किडनी से वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है आपकी बॉडी से। तो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। अच्छा, अब एक चीज देख लेते हैं कि ये फ्यूमरेट जो है ये किस तरह से सिट्रिक एसिड साइकिल में इन्वॉल्व हो रहा है। एंड इट्स वेरी सिंपल। आप ये देखिए, ये तो वही साइकिल है जो भी हमने यूरिया साइकिल डिस्कस की है, उसी को दोबारा से यहाँ पे आप एक रिकैप कर लीजिए, जहाँ पे आप देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया आर रिएक्टिंग टुगेदर, एंड एज रिजल्ट ऑफ दैट कार्बोमोइल फॉस्फेट बन रहा है, एंड दिस स्टेप इज इन द माइटोकॉन्ड्रिया। फिर यहाँ से ऑर्निथीन के साथ कार्बोमोइल फॉस्फेट का जो है वो रिएक्शन हो रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सिट्रुलिन बनता है, और फिर सिट्रुलिन जो है वो थ्रू अ ट्रांसपोर्टर इट एंटर्स इनटू द साइटोसोल, and then this is the same cycle which we discussed. Now the important point here, how they have linked this cycle, urea cycle, with the citric acid, you can see here। देखिए यहाँ पे फ्यूमरेट जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा था, अगर आपको याद हो हमने ये भी डिस्कस किया, आर्गिनिनोसक्साइनेट जो है ये स्प्लिट होता है टू कंपाउंड्स में, एक आर्गिनिन और सेकेंड इज फ्यूमरेट। नाउ दिस फ्यूमरेट विल एंटर इनटू सिट्रिक एसिड साइकिल। अगर ये सिट्रिक एसिड साइकिल को आप थोड़ा सा पीछे जाके रिवाइज कर लीजिए या यहीं पे चेक कर लीजिए, तो fumarate will be converted into malate, फिर oxaloacetate में कन्वर्ट होता है, और फिर ये सिट्रेट, फिर अल्फा कीटोग्लूट्रेट, और फिर ये पूरी एक सिट्रिक एसिड की जो साइकिल है वो इसमें जो है वो फ्यूमरेट आपका इन्वॉल्व हो जाता है। So that's it for the urea cycle and how the urea cycle is connected with the citric acid cycle. So ये cycle जो है basically बहुत important है आपके exam के point of view से। इसमें से बहुत सारे questions आए हुए हैं, तो I would request all of you to learn all these structures। ये जितने भी इसमें amino acids use हुए हुए हैं, इन सब के structures बहुत अच्छी तरह से आप learn कर लीजिए, और ये भी देख लीजिए कि कितने amino acids जो हैं वो यूरिया साइकिल के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, विच इज लाइक दिस, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन ह्यूमन। नाउ देखिए, अभी हमने देखा था इस वाली स्लाइड में कि एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन जो है वो बॉडी में से किन फॉर्म्स में होता है। तो हमने देखा कि अमोनिया की फॉर्म में होता है, अमोनियम आइंस की फॉर्म में होता है, यूरिया की फॉर्म में होता है, और यूरिक एसिड की फॉर्म में होता है। तो अगर आपको पता हो कि आजकल ये एक कॉमन डिजीज है कि लोगों में बहुत ज्यादा जो है यूरिक एसिड जो है वो लेवल्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फिर उन लोगों को एक डिजीज हो जाती है, जैसे जॉइंट्स में बहुत शदीद पेन होता है, बहुत ज्यादा सीवियर काइंड ऑफ पेन होता है, क्योंकि ये जो यूरिक एसिड होता है ये वाटर इनसॉल्युबल है, और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, और जब ये ब्लड में हमारे एक्सेस क्वांटिटी में हो जाता है तो दे गेट स्टक इनटू आवर जॉइंट्स। जो जॉइंट्स हैं उनमें जाके ये स्टक हो जाते हैं इनके यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स, एंड देन दे गिव यू सिवियर पेन्स। तो अब यहाँ पे यही पूछा इन्होंने कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन ह्यूमंस। तो अब आपको पता है कि ये, अगर आप इसमें बुक में भी अपने चेक करें तो इन्होंने इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कि एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ओवर प्रोडक्शन यूरिक एसिड की, और एक्यूमुलेट होने से, एक्यूमुलेट का मतलब होता है कि किसी एक जगह पे जमा हो जाना। तो जब ओवर प्रोडक्शन होती है यूरिक एसिड की और वो एक जगह पे जमा हो जाता है हमारी बॉडी में, तो एक डिजीज हो जाती है जिसे कहते हैं गोइट। और ये यहाँ पे एक्सप्लेन भी इन्होंने किया हुआ है, इफ यू जस्ट गो थ्रू दिस पैसेज, so you'll come to know. Now, uric acid, the typical waste product from purines, can cause problem in primates due to its marginal water solubility। एक तो uric acid जो है वो water soluble नहीं है, इस वजह से problem है इसमें। Now, deposits of uric acids in the joints and extremities cause goiter। Now, other mammals do not have a problem with uric acid because they convert it into allantoin, which is very
वाटर सॉल्युबल। नाउ जो सिर्फ ये बेसिकली ह्यूमंस में ये प्रॉब्लम होती है, प्रीमेट्स जो होते हैं, प्रीमेट्स उनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यूरिक एसिड जो है हमारी बॉडी में वो रिटेन रहता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, और वो वाटर सॉल्युबल भी नहीं होता। और इसीलिए जब उसके अगर हम प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, मोर नाइट्रोजन विल बी अवेलेबल इन आवर बॉडी, और फिर वो क्योंकि प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ यूरिया नहीं होती फॉर एक्सक्रीशन, तो क्या होता है कि यूरिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाते हैं बहुत सारे नाइट्रोजन अगर हाई हो हमारी बॉडी में। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होता है कि फिर हमें यूरिक एसिड के लेवल्स अप हो जाते हैं, और हमें जॉइंट पेन्स, मसल पेन्स, और ये गोइटे जो होती है एक डिजीज, वो हो जाती है। और जबकि जो अदर मैमल्स हैं उनके अंदर क्या होता है कि ये यूरिक एसिड को वो कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, एलेंटोइन में। और एलेंटोइन जो है क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल होता है, तो अदर अदर मैमल्स में यानी अदर देन ह्यूमंस में क्या हो रहा होता है, यूरिक एसिड कन्वर्ट होता है एलेंटोइन में, और एलेंटोइन से फिर वो वाटर सॉल्युबल है, तो वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है बाय कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू यूरिया, एंड देन इट विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम योर बॉडी। ठीक। तो एक ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये मैंने आपको इसलिए इसका थोड़ा सा यहाँ पे रेफरेंस दे दिया। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर। अच्छा, ये एक रिएक्शन भी है, इसको भी जस्ट गो थ्रू इट, मे बी दिस कैन कम इन योर एग्जाम, कि हाउ द यूरिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू एलेंटोइन, और एलेंटोइन किस तरह से फिर एलेंटोइक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर देन यूरिया, एंड देन यूरिया के बाद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो बेसिकली दिस इज द कैटाबॉलिज्म ऑफ यूरिक एसिड टू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको भी जस्ट गो थ्रू इट वंस, कि किस तरह से ये रिएक्शन हो रहा है। और ये स्ट्रक्चर्स जो है ना, बेसिकली ये थोड़े से ये जो टॉपिक है इनके अंदर स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस तरह के कुछ केमिकल रिएक्शंस भी एग्जाम में आपके आए हुए हैं पास्ट ईयर्स में, जिसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि हाउ द यूरिक एसिड विल कन्वर्ट इनटू एलेंटोइन। तो आपको यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है ये भी आपको लर्न करना है, और एलेंटोइन में किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, एंड देन एलेंटोइन बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह की ये चीजें हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. So I request all of you to go through this lecture at least 3 times and try to make your own notes in your biochemistry copy. And inshallah आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, I hope. And if not, so you can ask questions on WhatsApp group, and inshallah I'll answer there. Thank you very much for your kind attention. Hope to see you soon, inshallah. Assalamu alaikum.